देता हूँ। सही है, आज ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। क्लास नंबर 6 है। क्लास नंबर 6 में हमने जो है वो ये वाला काम कर लिया था और हमने ये वाला काम कर लिया था। हम यहाँ पे आके थोड़ा सा रुक गए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। सही है, मॉडलिंग का। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, आपने एक मैट्रिक्स विजुअल लेना है। सही है, रिटर्न कैटेगरी उसमें आपने वैल्यूज में डालना है, कैटेगरी नेम और प्रोडक्ट कैटेगरी लुकअप टेबल जो है आपने जो है वो किस में रखना है, रॉज में रखना है। अब मैंने एक मैट्रिक्स विजुअल ले लिया, एक मैट्रिक्स विजुअल ये रहा आपका। सही है, रिलेशनशिप ऑलरेडी हम बना चुके हैं। सही है, इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई प्रैक्टिस की जो है वो ऐसा ज़रूरत नहीं। कोई चीज़ इसमें क्लियर ना हो तो आप लोग पूछ लें, इसमें कोई मसला था, बड़ा सिंपल है। सही है, आप किसी भी रिलेशनशिप को डेवलप करें तो हमारा बेसिक मकसद क्या होता है कि हम जो है वो कार्डिनैलिटी 1:many या many:1 रखें, क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन सिंगल रखें। सही है, और इस रिलेशनशिप को हमने एक्टिव कर दिया अगर ये एक्टिव नहीं है तो। सही है, रिलेशनशिप हमारी सारी की सारी एक्टिव होनी चाहिए। इसको हम जाके मैनेज रिलेशनशिप में जाके कहीं से देख सकते हैं, कोई इनएक्टिव है तो इसको भी हम जो है वो स्विच स्टेटस टू एक्टिव कर सकते हैं। सही है, द एम्बिगुअस पाथ बिटवीन स्टॉक डेट और जो है ये दो रिलेशनशिप बनी हुई है, इस वजह से एक इनएक्टिव रहेगी। चलो एनीवेज, अब आ जाते हैं अपने मैट्रिक्स विजुअल पे। सही है, मैट्रिक्स विजुअल पहला विजुअल क्या कह रहा है कि हमने जो है वो प्रोडक्ट कैटेगरी लुकअप टेबल से हमने एक कैटेगरी नेम रॉज में डाला और रिटर्न क्वांटिटीज हमने लेके डाल दी वैल्यूज में। सही है, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब ये पूछ रहा है इसमें मैक्सिमम जो है इसका करने के बाद जो ये सवाल पूछ रहा है वो पूछ रहा है विच कैटेगरी सॉ द हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ रिटर्न। एक्सेसरीज जो थी उसका जो रिटर्न सबसे हाईएस्ट था। तो आप यहाँ पे लाके अगर जो है सवाल का जवाब देना चाहें तो एक टेक्स्ट बॉक्स डाल सकते हैं कि एक्सेसरीज सॉ द हाईएस्ट रिटर्न। सही है, इस किस्म से आप इसका आंसर भी जवाब दे सकते हैं। ये आ गया इधर और इसको हमने कर दिया ऊपर ले जाके, ये हो गया। सही है, अब दूसरा सवाल, इसको ही हम विजुअल को कंट्रोल-C कंट्रोल-V भी कर सकते हैं। सही है, कॉपी पेस्ट हम इसको कर सकते हैं हाईलाइट करके। दूसरा सवाल हमसे क्या कह रहा है, दूसरा सवाल हमसे कह रहा है रिप्लेस कैटेगरी नेम विद ईयर। रिप्लेस कैटेगरी नेम विद ईयर कर देते हैं हम लोग। इसको जो है यहाँ पर आए, कैटेगरी नेम हटाया हमने और कैलेंडर लुकअप टेबल से हमने डेट ड्रॉप कर दी, तो ये हमारे पास ईयर आ गया। सही है, तीसरा सवाल हमसे क्या कह रहा है, तीसरा बेसिकली इसका विजुअल वो बनाने के बाद ये क्या कह रहा है, हाउ मेनी रिटर्न डू यू सी इन 2015 वर्सेस 2016। सही है, तो 2016 में हमारे कितने रिटर्न हुए हैं, 770 और 2017 में हुए 972। सही है, हमारे रिटर्न जो हैं वो इतने इंक्रीज हुए हैं। अगर हम इसको करना चाहें तो कितने हो जाएंगे, 770 डिवाइड बाई 972, 80% जो है ना हमारे रिटर्न बढ़े हैं। सही है, ये 20% सॉरी रिटर्न बढ़े हैं, 20% रिटर्न जो है हमारे एक साल के उसमें बढ़े हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो अब आ जाते हैं हम इसके दूसरे क्वेश्चन पे। सही है, रिप्लेस ईयर विद फुल नेम। सही है, फुल नेम से हम कर देते थे। अब हमारे पास जो है ये आ गया कस्टमर लुकअप टेबल। कस्टमर का हमारे पास यहाँ पे लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, फुल नेम नहीं है, तो हम यहाँ पे एक कॉलम ऐड करेंगे। लास्ट टाइम हमने कैसे किया था, लास्ट टाइम हमने किया था पावर क्यूरी एडिटर में। सही है, अभी हम करेंगे डेक्स के थ्रू। सही है, डेक्स में कैसे करेंगे, जब आप इसको इस पर्टिकुलर टेबल को सेलेक्ट करके यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे न्यू कॉलम ऐड करेंगे। न्यू कॉलम में आपने किसको मर्ज करना है, दो चीज़ों को कंकैटिनेट करना है। सही है, यहाँ पे ऑप्शन यूज होता है कंकैटिनेट का। फुल नेम, आपने जो एक्सेल यूजर है उनको आइडिया होगा कंकैटिनेट का। सही है, तो आपने क्या करना है, कस्टमर AW कस्टमर का फर्स्ट नेम लिया, अब फिर एम्परसेंड साइन लगाई। अब हम इन्वर्टेड कॉमास ये देते हैं। ये बेसिकली जो ये वाला पोर्शन हम देते हैं ये होता है गैप क्रिएट करने के लिए, फर्स्ट में हाँ स्पेस क्रिएट करने के लिए। एम्परसेंड साइन,
फिर कस्टमर का आपके आ गया लास्ट नेम, सही है। ये हमारे पास एक फुल नेम का कॉलम बन गया, सही है। इसमें हम मिस्टर लगाना चाहें तो मिस्टर भी लगा सकते हैं, सही है। एक कस्टमर, इधर गया प्रीफिक्स, कस्टमर का प्रीफिक्स प्रीफिक्स प्रीफिक्स, ये रहा प्रीफिक्स एंड, सही है। ये आपका प्रीफिक्स भी आ गया फुल नेम, क्लियर है। एम्परसेंड इस साइन को कहते हैं, ये एंड की जो साइन, सही है। ये साइन हमने लगाया है एक दो डिफरेंट कॉलम्स को कंकैटिनेट करने के लिए, जोड़ने के लिए हमने जो साइन लगाया है वो एम्परसेंड लाइन लगाया, और ये वाला जो है ये हमने स्पेस क्रिएट करने के लिए। प्रीफिक्स यहाँ पे ये वाला कॉलम था ना, देखें प्रीफिक्स हमने ये वाला कॉलम था, मिस्टर 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 मिस्टर, सही है। तो हमने इसको 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 इन तीनों को जो है ना वो जोड़ दिया। अब ये क्या कह रहा है, इसको फुल नेम को, ईयर को हटा के फुल नेम ड्रॉप कर दें। अब जब हम फुल नेम ड्रॉप करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज सेम आ जाती हैं, सही है। अब इसकी क्या वजह है, रिलेशनशिप नहीं बना हुआ, सही है। जब हम जाते हैं अपने मॉडलिंग टेबल में, और मॉडल टेबल में जाके जो है हम देखते हैं कि ये रिटर्न के दरमियान था ना, कस्टमर और रिटर्न्स था, सही है। तो अगर मैं एक नया लेआउट ले लूँ, इस लेआउट को डिलीट कर देते हैं, अगर मैं यहाँ पे प्लस साइन करके एक नया लेआउट ले लूँ तो मेरे पास कस्टमर टेबल ये आ गया, सही है, और मेरे पास रिटर्न्स का टेबल ये आ गया। इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं, सही है। तो इस वजह से जो है वो यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर नाम आ रहे होते हैं, सही है। फर्दर इसको अगर आपने एनालाइज करना है तो फर्दर आप मैनेज रिलेशनशिप में भी जाके दे सकते हो। न्यू रिलेशनशिप में जाओगे आप जाओगे कस्टमर में और रिटर्न्स में, आप देखोगे प्रोडक्ट की अवेलेबल है और रिटर्न की अवेलेबल है, कोई कस्टमर की अवेलेबल नहीं है, तो कोई रिलेशनशिप बन ही नहीं सकता। वालेकुम सलाम, बस अल्लाह का शुक्र है, सही है। तो इस वजह से कोई भी रिलेशनशिप आप नहीं क्रिएट कर सकते। तो ये आइडिया क्लियर हो गया। तो इस वजह से ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं, व्हाट डू यू सी एंड व्हाई, सही है। हम क्या देख रहे हैं, हम बेसिकली जो है वो एक रिपीटिंग नंबर्स देख रहे हैं, सही है, दैट आर नॉट डिपिक्टिंग द ट्रू सम पर नेम, सही है। पर रिटर्न क्वांटिटी बाय नेम हमें नहीं शो हो रहा, बिकॉज देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द कस्टमर टेबल एंड द रिटर्न टेबल, सही है, बिकॉज देयर इज नो कस्टमर की अवेलेबल, सही है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, अब हम बताते हैं एक मैट्रिक्स, इसमें ऑर्डर क्वांटिटी रिटर्न क्वांटिटी बनाते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं हम प्रोडक्ट लुकअप टेबल से, और ऑर्डर क्वांटिटी और रिटर्न क्वांटिटी हम वैल्यूज लेते हैं, सही है। इसको मैंने किया बंद, इधर में आ गया, इसको मैं ले आया साइड में, और इसको मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दिया। अब मेरे पास जो है मैंने इसको बंद किया, रिटर्न क्वांटिटी के साथ मैंने डाल दिया ऑर्डर क्वांटिटी, सही है, और यहां से मैंने ले लिया प्रोडक्ट लुकअप टेबल है, ये रहा, और ये मैंने डाल दिया प्रोडक्ट की, सही है। तो मेरे पास प्रोडक्ट की में उसको मैं कर देता हूँ ऑर्डर क्वांटिटी पहले और रिटर्न क्वांटिटी बाद में, यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। अब मेरे पास ऑर्डर क्वांटिटी पहले आ गई और उसके बाद आ गई रिटर्न क्वांटिटी, सही है। अब ये सवाल क्या पूछ रहे थे इसका, व्हाट वाज द टोटल ऑर्डर क्वांटिटी फॉर प्रोडक्ट 338। प्रोडक्ट 338 की ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, प्रोडक्ट 338 की ऑर्डर क्वांटिटी है 50 और रिटर्न क्वांटिटी है 0, सही है।
क्वेश्चन जी जी। कि अगर इसी टेबल में हम जैसे ये इस प्रोडक्ट का इतने सेल हुए और इतना रिटर्न हुआ, इसकी परसेंटेज लाना चाहें, रिटर्न ला सकते हैं हम, डेक्स में करेंगे। वो डेक्स में वो मेजर से मेजर देखिए, डेक्स जो है ना वो समझ लें नाम है मेजर का और कैलकुलेटेड कॉलम का। डेक्स इज डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, इसमें हम मेजर भी बनाते हैं और कैलकुलेटेड कॉलम भी बनाते हैं। कैलकुलेटेड कॉलम जो है, जैसे हमने ये भी कॉलम बनाया ना, एक हमने यहाँ पे फुल नेम का कॉलम बनाया, सही है। हमने जो अप्लाई किया ना फॉर्मूला, इसको डेक्स कहेंगे। और ये जो है अगर इसमें कोई सम का या किसी चीज का कोई फंक्शन यूज होगा, सही है। अभी जैसे एम्परसेंड ऑपरेटर यूज हुआ है, सही है। अभी अगर इसमें फंक्शन यूज भी कर सकता हूँ, डिफरेंट ऑपरेटर भी यूज कर सकता हूँ एक मेजर बनाने के लिए। मेजर और कैलकुलेटेड कॉलम जो है ना वो हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। जो परसेंटेज निकालेंगे वो हम मेजर से निकालेंगे, समझ लें डेक्स के थ्रू। सही है। हाँ जी, उसको फिल्टर आउट कर सकते हैं, मतलब खाली 38 दिखाए, डेट दिखाए, हाँ कर सकते हैं। उस वो वाली दिखाए 38 प्रोडक्ट की, हाँ, और उसके आगे जिसका ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटी आप कर सकते हैं, फिल्टर आउट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे टैक्स लगा के कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो है अगर आप पावर बीआई में रहते हुए करें तो टैक्स लगाएंगे, सही है। वरना फिर वहां जाके आप इसको फिल्टर आउट करेंगे पावर क्यूरी में, सही। अच्छा जी, ये यहाँ तक क्लियर है। अभी हम मॉडल पढ़ रहे हैं ना, डेक्स में तमाम चीजें देख लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, व्हाट वाज द ऑर्डर क्वांटिटी फॉर प्रोडक्ट 338? 50, सही है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इधर। अब ये क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं रिप्लेस प्रोडक्ट की फ्रॉम AW प्रोडक्ट लुकअप टेबल विद प्रोडक्ट की फ्रॉम द रिटर्न टेबल। अब ये कह रहे हैं प्रोडक्ट की जो आपने प्रोडक्ट डायमेंशनल टेबल से ली है वो हटा दो और प्रोडक्ट की फ्रॉम रिटर्न टेबल लगा दो, सही है। तो हमने किया क्या, हमारे पास जो है मॉडल में आते हैं, ये कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट की हमारे पास प्रोडक्ट का टेबल ये रहा, सही है, और हमारे पास सेल्स का टेबल ये रहा। इसके दरमियान भी रिलेशनशिप होनी चाहिए, सही है। राइट क्लिक करके मैंने ऐड रिलेटेड टेबल्स कर दिया, सही है। तो सेल्स का और प्रोडक्ट का जो है वो रिलेशनशिप है, सही है, ये रहा। जब मैं जाके क्लिक करता हूँ लाइन पे तो जो रिलेशनशिप बन रहा है वो आ जाता है, सही है। प्रोडक्ट की टू प्रोडक्ट की है। रिटर्न्स का रिलेशनशिप क्या है? प्रोडक्ट की टू प्रोडक्ट की, सही है। ये हमारे पास एक रिलेशनशिप बन रहा है। इसको हम कर देते हैं रिमूव फ्रॉम डायग्राम, इसको हम कर देते हैं रिमूव फ्रॉम डायग्राम, और इसको हम कर देते हैं इधर गया ये। अभी हमारे पास ये, अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप रिटर्न जो प्रोडक्ट की है ना वो प्रोडक्ट लुकअप से हटा दो, प्रोडक्ट की हटा दो, और यहाँ वाली जो है ना प्रोडक्ट की डाल दो, सॉरी ये वाली प्रोडक्ट की डाल दो, सही। तो अब होगा क्या, अब आप देखें, जब मैं प्रोडक्ट की एक डायमेंशनल टेबल से हटाता हूँ और एक फैक्ट टेबल से लेके डालता हूँ प्रोडक्ट की, तो अब ये क्यों हो रहा है? रिलेशनशिप नहीं, सही है। रिलेशनशिप अभी हमने देखे डायग्राम में, जब भी आपको रिलेशनशिप पढ़ना हो कि क्या रिलेशन बन रहा है पर्टिकुलर टेबल के दरमियान, तो यहाँ पे आप प्लस साइन करके डिफरेंट, ये तो मेन आपका मॉडल है ना, ये जो आपने बनाया हुआ है, एक इंडिविजुअल टेबल की क्या रिलेशनशिप है वो आप इधर से कर सकते हैं, सही है। मिसाल के तौर पे मैं दुआ बता दूं, प्लस किया मैंने रिटर्न्स की देखनी है क्या क्या रिलेशनशिप है, मैं राइट क्लिक करूंगा, ऐड रिलेटेड टेबल्स बना दूंगा, तो रिलेशनशिप के जो पर्टिकुलर बन रहे हैं, रिटर्न टेबल के जो पर्टिकुलर रिलेशन हैं वो सारे आ जाएंगे आपके पास, सही है। वापस आ जाते हैं लेआउट में। रिटर्न टेबल का रिलेशनशिप किसके साथ है? टेरिटरी के साथ है और प्रोडक्ट्स के साथ है, सही है। सेल्स के साथ नहीं है, सही है।
ये भी आपका फैक्ट टेबल है और ये भी आपका एक फैक्ट टेबल है, इनका आपस में कोई दरमियान में रिलेशनशिप नहीं है। उसकी वजह ये है कि आपके पास रिटर्न क्वांटिटी तो सही आ रही है, क्योंकि रिटर्न क्वांटिटी क्यों सही आ रही है, रिटर्न क्वांटिटी इस वजह से सही आ रही है क्योंकि प्रोडक्ट की भी आप यहीं से उठा रहे हो और रिटर्न की भी यहाँ पे मौजूद है, सही है। लेकिन ऑर्डर क्वांटिटी नहीं आ रही सही, क्योंकि आपके पास इसका और इसके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है, सही है, क्लियर है। अब ये दूसरी चीज, इसका सवाल का जवाब यही था, व्हाट डू यू सी द रिपीटिंग वैल्यूज ऑफ ऑर्डर क्वांटिटीज, सही है, क्योंकि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू फैक्ट टेबल्स ऑफ रिटर्न क्वांटिटी एंड ऑर्डर क्वांटिटी। ऑर्डर क्वांटिटी और रिटर्न क्वांटिटी में कोई रिलेशनशिप नहीं है। अच्छा जी, एडेड द रिलेशनशिप, अब ये कह रहे हैं, ये हमने लास्ट क्लास में किया था टेरिटरीज को लेके, ये कह रहे हैं एडेड द रिलेशनशिप बिटवीन ए रिटर्न्स एंड ए डब्ल्यू प्रोडक्ट लुकअप टेबल, सही है। रिटर्न टेबल और प्रोडक्ट लुकअप टेबल में जो है और क्रॉस फिल्टरेशन कर दो बोथ। ये कह रहे हैं कि यही रखो, ये वाले जो है, सही है, जो यहाँ से वैल्यू उठ के आ रही है यहाँ और फिर यहाँ से उठ के इधर जा रही है, सही है, इस वाली की क्रॉस फिल्टरेशन क्या कर दो, बोथ कर दो। अब क्या होगा, अब यहाँ से, सही है, यहाँ से वैल्यू वो कॉल करेगा, प्रोडक्ट की यहाँ से कॉल आउट होगी, यहाँ पे जाएगी, क्योंकि क्रॉस फिल्टरेशन दोनों तरफ हो गई है, सही है, और यहाँ से फिर कॉल आउट होगी, फिर यहाँ पे जाएगी और हमारे पास वैल्यू जो भी है वो आ जाएगी, सही है। अब देखें क्या होता है, वालेकुम सलाम, सही हो गई वैल्यूज। अब इनका सवाल क्या है, हाउ मैनी ऑर्डर्स डू यू सी फॉर प्रोडक्ट 338, प्रोडक्ट 338 के ऑर्डर क्वांटिटी क्या थी और रिटर्न क्या था, 0। तो 338 किधर गया, 336 के बाद क्या आ गया, 340 आ गया। अब ये कोई बता सकता है क्यों हुआ है, जीरो की वजह से हुआ है, सही है, जीरो की वजह से हुआ है। और कोई इसको थोड़ा फर्दर इलैबोरेट कर दे, भाई ने सही कहा, जीरो की वजह से हुआ है, लेकिन जीरो की वजह से क्यों इधर कॉल नहीं हो रहा, वहाँ पे वो रॉय जब खाली थी उसने ब्लैंक को प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, सही है। देखें, अगर हम रिटर्न्स के टेबल में जाएं, सही है, और रिटर्न की प्रोडक्ट की देखें, यहाँ पे सॉरी, इसको छोटा कर दो, इसको करके इसको थोड़ा सा इधर कर, आप देखें हमारे पास 336 के बाद 340 है, हमने क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन लगाया, बिल्कुल सही किया, लेकिन क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन में वही वैल्यूज कॉल आउट होंगी जो कि इस टेबल में मौजूद है, सही है। तो जो है, जो वैल्यूज हैं वो तो क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन बोथ की वजह से वहां पे जाके फर्दर यूं आपका जो भी है वो कॉल आउट हो जाएगी, लेकिन जो वैल्यूज है ही नहीं वो कॉल आउट भी नहीं होगी, सही है। तो इसी वजह से जो लास्ट क्लास में हमने कहा था, जितने भी फैक्ट टेबल हैं, जब हमने एक दफ़ा रिलेशनशिप बना ली है तो रिलेशनशिप बनाने के बाद हम काम क्या करते हैं, उस टेबल में जाते हैं, सही है, उस फैक्ट टेबल में, सही है, और उस फैक्ट टेबल की जो भी कीज होती हैं, फॉरेन कीज, उसको हम कर देते हैं हाइड। अब हाइड कैसे करते हैं देख लेते हैं। हाइड करने के दो तरीके हैं, एक तो जब आप फॉरेन की पे जाते हैं तो ये आपको आइकन वो आ रहा है, सही है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी हो गई हाइड, सही है। दूसरा तरीका ये है, राइट क्लिक करके हाइड इन रिपोर्ट। अब आप जब इधर आएंगे और सेल्स को ड्रॉप करेंगे तो आपके पास वो दोनों टेबल्स जो है, फॉरेन कीज जो है वो गायब हो चुकी है। तो ये वाला जो एरर है वो आपसे नहीं होगा, सही है। हमेशा जो भी हमने मॉडलिंग में पढ़ा था कि क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होगी, डाउन स्ट्रीम होगी, फ्रॉम द डायमेंशनल टेबल टू द
फैक्ट टेबल, सही है, सॉरी। तो ये आपकी क्रॉस डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन है, सही है। अगर आप यहाँ से कोई की उठा लेते हैं और उससे वैल्यू कॉल आउट करते हैं तो या तो गलत आएगी या तो कोई एम्बिगुअस वैल्यू आपको देगी। तो जब भी आप मॉडल बना लो, और मॉडल का जो है वो क्या था बेसिक आइडिया, मॉडल होना चाहिए मैनी टू वन या वन टू मैनी और सिंगल डायरेक्शन होनी चाहिए, सही है। तो आप अपने फैक्ट टेबल से वो कीज हाइड कर दो, सही है। ये 338 का आइडिया समझ में आ गया, बिकॉज वी आर कॉलिंग आउट द वैल्यूज फ्रॉम द रिटर्न टेबल और रिटर्न टेबल से कॉल आउट कर रहे हैं एंड 338 इज मिसिंग इन द रिटर्न टेबल, सही है। अच्छा जी, आखिरी सवाल क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग। आखिरी सवाल आपका कहता है चेंज द क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन बिटवीन AW रिटर्न एंड AW प्रोडक्ट टेबल टू सिंगल। इसको हम सिंगल कर देते हैं, सॉरी, यहाँ पे आके इसको लेआउट में 2 में जाके इसको हमने सिंगल कर दिया। और दूसरा काम क्या करते हैं हम लोग, दूसरा काम जो है वो हमने कहा है, सॉरी, हाइड द प्रोडक्ट की फ्रॉम द रिटर्न टेबल। रिटर्न टेबल में हाइड कर देते हैं उसको, हाइड इन रिपोर्ट, सही है। अच्छा जी, और क्या है, अपडेट द मैट्रिक्स। यहां से हटा के आपने प्रोडक्ट की यहाँ ड्रॉप कर दी, ये वाली हटा दी, सही है। अब आपके पास 338 आ गया, 338 सही, 50 है और रिटर्न 0, सही है। यहाँ तक सबके क्लियर हो गया। डेटा मॉडल हमारा कंप्लीट होता है। डेटा मॉडल को आप लोग प्रैक्टिस करें, डिफरेंट मॉडल्स बना सकते हैं आप लोग, चैट जीपीटी पे जाके लिख दें, सही है, सही कि अगर लेट सपोज आपका कस्टमर टेबल है और सेल्स टेबल है तो उसका कोई मॉडल अगर आपने बनाना है, या अपनी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में आप डिफरेंट मॉडल बना सकते हैं, तो यहाँ पे लिख के आप मॉडलिंग कर सकते हैं। डैक्स में आप मॉडल बना सकते हैं, जो कि अभी हम करेंगे। हाँ जी, फोर के अंदर जो आखिरी पार्ट लिखा हुआ है, फोर में व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, किधर, फोर में सबसे लास्ट में, how do you how many are do you show product 338, what's going on here? व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। इसका टेक्निकल आंसर ये होगा कि फिल्टर फ्लो की वजह से नहीं, फिल्टर फ्लो की वजह से नहीं, जो कॉल आउट वैल्यू है ना 338 की वो मिसिंग है इन द फैक्ट टेबल, सही है। जो देखें फिल्टर कॉन्टेक्स्ट कैसे काम करता है, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट ऐसे काम करता है, आपने लेट्स सपोज वैल्यू कॉल आउट करी इस टेबल से, रिटर्न टेबल से, सही है। तो इसमें जो जो वैल्यूज मौजूद है ना वो आगे फर्दर फिल्टर आउट डाउन स्ट्रीम जाएंगी, सही है। अब हमने किया क्या था, हमने यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल में वो लगा दिया था, रिटर्न्स को डबल कर दिया था, सही है, बोथ कर दिया था। तो अब रिटर्न्स टेबल में जो भी वैल्यूज थी ना वो वापस भी फ्लो कर सकती थी। अगर मैं कोई वैल्यू यहाँ से कॉल आउट करूंगा ना तो वो इधर से फ्लो करके इधर आएगी, सही है। और अगर मैंने आगे सेल्स का भी टेबल रखा हुआ है, लेट सपोज ये मैंने सेल्स का भी टेबल ड्रॉप किया हुआ है, सही है। तो जब मैं सेल्स का टेबल ड्रॉप किया हुआ है तो यहाँ से वो फिल्टर आउट होके यहाँ आई और फिर यहाँ से फिल्टर आउट होके यहाँ आई। कॉल तो हो जाएगी वैल्यू, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वही वैल्यूज कॉल होंगी जो कि यहाँ पे अवेलेबल है। अगर कोई की यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो वो फर्दर यहाँ पे कॉल आउट नहीं है। इसी वजह से हम कहते हैं कि हमेशा जो वैल्यूज आप कॉल आउट करोगे फ्रॉम द डायमेंशनल टेबल करोगे, सही है। और डायमेंशनल टेबल आपका नॉर्मलाइजेशन का जो हमने पढ़ा था कि ऐसा हो कि एक एंटिटी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे। अगर आप कस्टमर की बात करो तो उस कस्टमर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपके डायमेंशनल टेबल में मौजूद है, सही है। चलें जी, अब करने जा रहे हैं शुरू डेक्स, सही है। तो व्हाट इज डेक्स? डेक्स इज ए कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, ऑपरेटर्स, constants that can be used in a formula and expression to calculate and return one or more values. DAX helps you create new information from the data already in your model, सही है।
तो हमारा जो सेमेंटिक मॉडल बन रहा है उसमें हम अभी तक क्या कर चुके हैं, हम उसमें मॉडल बना चुके हैं, सही है, उसमें हम क्यूरी एडिटर कर चुके हैं, सही है, पावर की ट्रांसफॉर्मेशन कर चुके हैं। अब हम तीसरी चीज करने जा रहे हैं डेक्स। एंड व्हाट इज डेक्स? डेक्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस, ऑपरेटर्स, कांस्टेंट, फार्मूलाज, फार्मूला और फंक्शंस तो बेसिकली, और एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट रिटर्न ऑफ वन और मोर वैल्यूज। सही है, हमें जो वैल्यूज रिटर्न और मोर, वन और मोर की होंगी। देखिए जब आप डेक्स भी फिल्टर कॉन्टेक्स्ट पे काम करेगा, जब आप मेजर्स यूज कर रहे हैं, सही है, उसको किस तरीके से कॉल आउट कर रहे हैं, और कैलकुलेटेड कॉलम यूज कर रहे हैं उसको कैसे कॉल आउट कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। इसको अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सिंपलेस्ट टर्म में डेक्स कैसे लिखा जाता है? सिंपलेस्ट टर्म में डेक्स इस तरीके से लिखा जाता है। आप लोग देखो तो मैं एक गिलास पानी पी के आ जाऊंगा। उस चक्कर में टेबल मुझे समझ नहीं आया, तो अभी आज मैंने भी हाँ जी, कोई चीज क्लियर नहीं है तो पूछें, सही है। देखो पास तो आप लोग ऐसे हो जाओगे तो फिर डरने की कोई बात ही नहीं है, सही है। तो जो चीज नहीं है समझ में आ रही वो आप बेफिक्र होकर पूछो, ताकि जो है ना टाइम आप लोगों का जो है ना वो सेफ हो। इतनी दूर से आप लोग आ रहे हो तो कुछ ना कुछ, और कभी आप लोग जाके ना, मैं यही कहता हूँ कि इसकी इम्पोर्टेंस अगर देखनी हो एक्सेल और पावर बीआई की, किसी भी एक सर्टेन सॉफ्टवेयर की, तो जाके देखें कि उसकी किस किस्म की जॉब्स आएंगी, उस पर कितनी जो है वो अर्निंग हो रही है, इंटरनेशनल लेवल पे कितनी अर्निंग हो रही है। और अगर आप रिमोटली लेट्स सपोज अगर किसी से आप $50,000 बना रहे हो एनुअल, सही है, तो $50,000 आपका अच्छा खासा हो गया, तो कितना हो गया 50,000? 278 चल रहा है ना, 278 मल्टीप्लाई बाय, सही है, 13 मिलियन हो गए, 1,39,00,000 हो गए, सही है। अब अगर आप उसका लेट्स सपोज पाकिस्तान में रहते हुए 50% भी बना लेते हो तो 70 लाख के करीब हो गया, सही है। जाहिर बात है आपको उस लेवल की जॉब वहाँ वाली तो नहीं मिलेगी, आपको जॉब ही इस वजह से मिलती है क्योंकि आप सस्ता काम करते हो और अच्छा काम करते हो, सही है। तो आप वहाँ की जॉब देखो और जॉब को 40% 30% में देखो कि आप लोग इतना तो दे ही देंगे ना, सही है, 30% की तो दे ही देंगे आपको, तो 30% आप रह के बना सकते हो। तो आप देखो पावर बी और एक्सेल आपको कितना बना के दे, इस तरीके से अपने आप को इवैल्यूएट करो, सही है। दो अच्छा जी, मेजर्स जो हैं किस तरीके से काम कर रहे हैं? मेजर्स में आपका सबसे पहले तो जो है उसका नाम आ जाता है, ये नाम आपका डिस्क्रिप्शन होता है जो भी आप रखो, सही है। फिर आपका ऑपरेटर आता है, ये हमेशा आएगा। फिर आपका जो है वो आपका फंक्शन आएगा, डेक्स फंक्शन। उसके बाद आप पैरेंथेसिस में जो है वो अपना जो भी टेबल है, जो भी कॉलम टेबल है उसको रेफरेंस आउट करोगे। इस तरीके से आपका ये सिंपलेस्ट टर्म है डेक्स बनाने का, सही है। अब जब डेक्स की हम बात करते हैं तो डेक्स जो है, ये पहले भी हमने बात करी है कि डेक्स जो है वो दो चीज़ों में होता है डिवाइड। एक आपका जो होता है कैलकुलेटेड कॉलम्स होता है, और एक आपका होता है मेजर। कैलकुलेटेड कॉलम आप कब करते हो? कैलकुलेटेड कॉलम आप जब करते हो जब आपको रो लेवल वैल्यूज चाहिए, सही है। और मेजर कब करते हो? जब आपको फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में वैल्यूज चाहिए होती है, सही है। ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे आ गया, सही है। बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। एक हमने लेट्स सपोज मेजर की बात कर लेते हैं।
एक और डेटा फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अभी हम खोल देते हैं, फाइनेंशियल डेटा पे चले जाते हैं। हाँ पूछे। सर यहाँ पर ये पावर बीआई में मॉडल के नीचे टैक्स कैसे आ रहा है? डेक्स कैसे आ रहा है? अभी मैं नहीं समझा। वालेकुम सलाम। मॉडल के नीचे ये सर यहाँ पर इंटरफेस ये है ना, लेफ्ट साइड जी लेफ्ट साइड ये मेजर है। ये व्यू और यहाँ पे नीचे सर मॉडल ये लास्ट में और फोर्थ वन 1 2 अच्छा ये बेसिकली जो है ना, ये उसमें आ रहा है कि आप अगर डेक्स यहाँ पे रन करना चाहें को पायलट के थ्रू, सही है। ये हम यूटिलाइज नहीं कर रहे होते, हम डेक्स इसी में जो है ना वो बना रहे होंगे, सही है। हमारा जो बेसिक पर्पस है वो इन 3 पर है। ये वाला आपका रिपोर्ट व्यू, आपका टेबल व्यू और ये आपका मॉडल व्यू। इसको चलो जैसे एक हम नया पेज बना लेते हैं। हम फाइनेंशियल, लेट सपोज हमने जो है वो एक क्या किया, फाइनेंशियल पे रहते हुए और राइट क्लिक किया और एक न्यू मेजर किया। हमें टोटल सम ऑफ सेल्स चाहिए। सम फाइनेंशियल में लिखा और हमारे पास ये ग्रॉस सेल आ, सही है। अब ये क्या है, ये एक मेजर है जो रिसाइड कर रहा है। फाइनेंशियल में मेजर की पहचान क्या है, क्या ये हमने बनाया। अब मुझे जो है इसी फाइनेंशियल में रहते हुए एक कॉलम क्रिएट करना है, लेट्स सपोज, सही है। मुझे जो है इसका निकालना है वीकडे, लेट्स सपोज। तो मैं क्या करूँगा, या चलें ऐसे ही कर लेते हैं, इसका एक वीकडे निकालना है। तो वीकडे करूँगा, फाइनेंशियल में डेट जाऊँगा, कॉमा करूँगा, 1 इज इक्वल टू संडे, 2 इज इक्वल टू मंडे, सही है। 1 कर दिया, 1 इज इक्वल टू संडे आई थिंक, हाँ सही है। 2 इज जो है ना, जब 2 लिखूंगा तो मंडे से वीक डे स्टार्ट होगा, सही है। और अगर 1 लिखता हूँ तो आपका संडे से हो गया। सही है। अब ये किस तरीके से काम कर रहा है, ये काम कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रो लेवल। इसने ये लिया, चेक किया कि डेट वाले कॉलम में संडे किस दिन है, इसको उसने 1 कर दिया। फिर यहाँ से काउंटिंग शुरू करी, सही है। फ्राइडे को इसने 6 ले लिया। जब आप रो लेवल पे काम कर रहे होते हो ना, तो फिर आप जो है वहाँ पे आपका क्या आ जाता है, कैलकुलेटेड कॉलम आता है, सही है। फर्दर तो ये 2 चीज़ें होती हैं जो कि हम कर रहे होते हैं, कैलकुलेटेड कॉलम्स और मेजर्स। और ये दोनों पार्ट किसके होते हैं, डेक्स के। यहाँ तक क्लियर है। तो पढ़ लेते हैं बाय डेफिनेशन क्या है। A calculated column is a column that you add to an existing table, सही है, and then create a DAX formula that define the column values। एक आपने कॉलम ऐड किया और DAX लगा के उसमें वैल्यूज जो भी हैं वो आपने डिफाइन कर दी, सही है। Values are calculated for each row as soon as the formula is entered। Values are then stored in the memory, सही है।
वैल्यूज मेमोरी में स्टोर होती हैं और कॉलम में रिसाइड करती हैं। ये आप जो है जाके इसको देख सकते हो। क्लियर है? अच्छा जी, अब एक हम क्या करते हैं और कैलकुलेटेड कॉलम को फर्दर डिफाइन। और मेजर कैसे काम करता है? A measure is a calculation that is created within the data table. Within the table of data, measures are used to perform calculation on the data in Power BI model and they are typically created using DAX expression language. इसको फर्दर हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सही है, DAX दोनों में यूज हो रहा है। सही है, फर्क क्या है? एक आपके मॉडल में स्टोर होता है, एक आपके टेबल में रिसाइड करता है। एक एज अ फिल्टर कॉन्टेक्स्ट काम करता है और एक जो है आपके टेबल में एज अ जो है, अब मिसाल के तौर पे आपने कॉलम लगा लिया, कैलकुलेटेड कॉलम। सही है, ये आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हो? आप स्लाइसर्स में और फिल्टर्स में यूज़ कर सकते हो। सही है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी। एक एग्जांपल हमने ऑलरेडी और की थी कैलकुलेटेड कॉलम की, जो कि हमने की थी उसमें क्या कहते हैं, इसका नाम दे देते हैं वीकडे करके। एक हमने और एग्जांपल करी थी, वो करी थी एनुअल इनकम की। सही है, जिसमें हमने एनुअल इनकम का लॉजिक लगाया था। याद है किसी को? इफ स्टेटमेंट करके, इफ फाइनेंशियल, अभी हम नेस्टेड इफ नहीं कर रहे, अब सिंपल एक करते हैं। एनुअल इनकम किसी को दिख रही है? मुझे नहीं दिख रही, उसमें होगी नहीं। चलो लेट्स सपोज सेल्स ऐसे कर लेते हैं, सेल्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 लाख, हाई सेल्स है 1 लाख से ऊपर ऐसा ना हो, चलो लो सेल। एक हमने सही है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख है तो हाई है, अगर उससे छोटी है सही है तो लो सेल्स है। सही है, तो ये अब मैं इसको यूटिलाइज कहाँ कर सकता हूँ? मैं इसको यूटिलाइज कर सकता हूँ अपने विजुअल्स में। एक मैंने लिया और मैंने जो है वो प्रोडक्ट की लेट्स सपोज सेल ली और इसको मैंने फर्दर फिल्टर आउट कर दिया। मैं इधर गया, एनुअल इनकम के नाम गलत सेव किया था, तो ये मेरे पास लो सेल्स और हाई सेल्स आ गए। तो मेरे पास 9.26% जो है वो लो सेल्स हैं, जो कि 1 लाख से कम हुई हैं, और मेरे पास जो ऐसी सेल्स जो हैं जो कि 1 लाख से ज़्यादा हुई है, वो कितनी है? वो हैं आपकी 90.74%। तो कैलकुलेटेड कॉलम आपका इस तरीके से स्लाइसर बनाने के लिए भी यूटिलाइज हो सकता है। आइडिया समझ में आ गया? इसने लो सेल को कैसे पकड़ा? लो सेल्स को इसने ऐसे पकड़ा, हाँ बिल्कुल सही है, ऐसे पकड़ा कि हमने इसको एनुअल इनकम, इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, सेल्स बाइफर्केशन कर देते हैं। सही है, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? कैलकुलेटेड कॉलम्स की। सही है, सेल्स बाइफर्केशन। मैंने एक सिंपल फॉर्मूला लगाया इफ का, कि अगर इफ सेल्स इज इक्वल टू 1 लाख, सही है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लाख है तो हाई सेल्स है, वरना लो सेल्स है। अगर 1 लाख या 1 लाख से ऊपर जो भी सेल होगी वो क्या होगी? हाई सेल्स में होगी, और 1 लाख से ऊपर जितनी भी नीचे होगी वो लो सेल्स होगी। सही है, तो ये सिंपल मैंने फॉर्मूला लगा के यहाँ पे एक आपका क्या बना दिया, एक कॉलम बना दिया। सही है, इस कॉलम को मैंने यूटिलाइज किया अपने विजुअल में, अपने विजुअल्स में लाके यहाँ पे मैंने एक डोनट चार्ट लिया, एक आपका पाई चार्ट लिया। पाई चार्ट में मैंने लेजेंड में रखा सेल्स बाइफर्केशन जो मैंने कॉलम बनाया था, और वैल्यूज रख दी सम। सही है, तो ये आपके डिवाइड हो गए। फर्दर आप इसको अगर इस तरीके, यहाँ पे आप स्लाइसर भी लगा सकते हो, आप सारा स्लाइसर के तौर पे कर सकते हो। आप ये करो,
इसको एक यहाँ पे, एक ये यहाँ पे लेकर आ गया अब अपना कॉलम, ऐसे कर सकते हो। खैर मैं इसको स्लाइसर में करता हूँ, इसको इधर करता हूँ, ये हो गया। और आपका मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया प्रोडक्ट और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया सेल्स, सही है। और ये हाई सेल, लो सेल्स, सॉरी इसको देखिए, ये मैंने यहाँ तक, मैं सिर्फ आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ कैलकुलेटेड कॉलम किस किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो सकते हैं, सही है। तो कैलकुलेटेड कॉलम मैंने एक बनाया हाई सेल और लो सेल्स का, और मैंने यहाँ पे उसको स्लाइसर के तौर पे यूटिलाइज कर रहा हूँ। हाई सेल्स पे जो है इसको मैं फर्दर डेटा लेबल्स ऑन कर देता हूँ, सही है। तो आपकी लो सेल्स पे क्या सेल हुई है और हाई सेल्स पे जो है वो क्या सेल हुई। ये दोनों टेबल आपस में वो ज्वाइन हो गए ऑटोमेटिकली। हाँ, स्लाइसर्स हमेशा देखो, जब भी रिलेशनशिप बनेगा ना, अनलेस रिलेशनशिप ना हो, सही है, लेट्स सपोज तो इन दोनों के दरमियान इंटरेक्शन रहेगा। यही पावर बीआई की वो है ना कि आप स्लाइसर लगा के, फिल्टर लगा के इसको आपस में जो है वो यूटिलाइज कर सकते हो। आप कोई दूसरा बना सकते हो, एनुअल इनकम का जैसे हमने बनाया था, जैसे हमने यहाँ फुल नेम का बनाया था, यहाँ पे हम एक और बना लेते हैं एनुअल इनकम का भी। हमने जो उसमें प्रैक्टिस की थी, ये वाला जो क्वेश्चन था हाई लो, हाँ ये वाला किधर गया, असाइनमेंट ये रहा, ये असाइनमेंट था ना, ये पूरा का पूरा आप डेस्क में लगा सकते हो नेस्टेड इफ में। पहले ये करो इफ, फिर उसके बाद ये वाला इफ, फिर ये वाला इफ, और आखिर में कॉमा डाल के लो लिख दो। वहाँ पर हमने डायरेक्ट किया था कंडीशनल कॉल, उसमें हमने कंडीशनल में किया, यहाँ पे आप डेस्क के थ्रू भी कर सकते हो, सही है। तो इधर आपके पास ये जो है वो कैलकुलेटेड कॉलम का ऑप्शन आ जाता है। अब कैलकुलेटेड कॉलम का आइडिया समझ में आ गया। अब कैलकुलेटेड कॉलम की थोड़ी प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। किधर गया, ये रहा। कैलकुलेटेड कॉलम क्या है? इट वर्क्स इन रो कॉन्टेक्स्ट। रो कॉन्टेक्स्ट का आइडिया आ गया समझ में। रो कॉन्टेक्स्ट क्या है? हर रो को ये इंडिविजुअली जो है वो देखता है। इट रेफर्स टू द एंटायर कॉलम इन कॉन्ट्रास्ट टू एक्सेल। अच्छा, एक्सेल और डेक्स में फ़र्क ये है कि हमेशा पूरा कॉलम जो है वो देखता है, सही है, एक सर्टेन सेल नहीं देखता। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है डिटेल, सही है। It works on row side basis and creates a value each row of the table. Row context का मतलब ये और ये एक ही चीज बोल रहे हैं, सही है, कि रो कॉन्टेक्स्ट पे करता है, हर रो वाइज ये चलता है और ईच रो को जो है ये वैल्यूएट करता है। It is used to add more business filters like measure, reports and dashboard. सही है। इसमें जो है और एंटिटीज कॉलम्स अगर आपने यूटिलाइज करना हो, रिपोर्ट्स में डालना हो तो आप डाल सकते हो। कैलकुलेटेड कॉलम लिव्स इन द टेबल, टेबल में मौजूद होता है। इट कंज्यूम्स मेमोरी एंड क्रिएट इम्पैक्ट ऑन योर डेटा मॉडल, सही है। आपका ज़्यादा ज़्यादा कॉलम बनाओगे तो जाहिर सी बात है उसकी एफिशिएंसी या लोडिंग टाइम पे फ़र्क आएगा। अब ये आप कहोगे कैसे? अब आपके अगर मिलियन और मिलियन रोज हैं और अगर आप कॉलम ऐड करते जा रहे हो अननेसेसरीली, तो वो जब आप अपलोड करोगे तो डेटाबेस से एक्सट्रैक्शन में टाइम लगेगा, सही है। इट हैव्स टू क्रिएट स्टैटिक वैल्यूज इन योर डेटा सेट। डायनेमिक वैल्यूज नहीं होती, स्टैटिक वैल्यूज होती हैं। स्टैटिक वैल्यूज क्या है? जो कि चेंज नहीं हो सकती। मेजर्स में आप वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। कैलकुलेटेड कॉलम क्लियर है। अब आ जाते हैं मेजर्स पे। मेजर्स हमने थोड़ा जो है वो देखा है कि किस तरीके से मेजर्स काम करते हैं, सही है। सम के अलावा भी कोई मेजर हम कर सकते हैं। सम हमने कर लिया, सम के अलावा हम डिवाइड कर सकते हैं, जो हमने लास्ट टाइम किया था। डिवाइड याद है किसी को? मल्टीप्लाई कर लेते हैं, न्यू मेजर। लेट्स सपोज नया साल का हमें टारगेट रखना है, सही है। तो जितनी भी हमारी सेल्स हुई है, सॉरी फाइनेंशियल सेल्स हुई है, सम ऑफ फाइनेंशियल सेल्स इनटू 1.10,
सही है, 10% जितना भी हमारा तो सम एक्स करना होगा। नहीं सही है, सही है। ये आपका एक मेजर आ गया। इसको आप जो है वो, इसको हमने नाम क्या रखा था, टारगेट रखा था ना। तो अगर हम टेबल रखें, ये हमारा एक टेबल आ गया, इसमें हम जो है वो डेट डाल देते हैं, डेट ड्रॉप कर देते हैं, सही है, कंट्री ड्रॉप कर दिया, डेट ड्रॉप कर देते हैं। डेट में हम जो है वो ईयर हटा, मंथ, सही है, क्वार्टर रख लेते हैं, सही है। और इसके आगे हम अपना, किधर गया टारगेट, मुझे नहीं दिख रहा, किधर है, ये रख, सही है, ये रख, सही है। तो हमारे पास हर साल का टारगेट आ गया, जो लास्ट ईयर की सेल्स थी उससे नया साल का आपका टारगेट आ गया, सही है। तो मेजर जो है आप जिस तरीके से कॉल करते हो, ये भी आप समझे, ये अभी भी वर्क कर रहा है। तो इसको पहले थोड़ा सा स्लाइसर को वर्क कर लेते हैं। यहाँ पे जनरल में आके स्लाइसर, जनरल में आके सॉरी विजुअल में आके स्लाइसर सेटिंग्स में और सिलेक्शन में आके सिंगल सेलेक्ट को, सॉरी सेलेक्ट ऑल को ओपन कर दो। तो सेलेक्ट ऑल करेंगे तो आपके पास ये सारी लो और हाई सेल्स का कंप्लीट आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो अब आप जो है वो प्रोडक्ट वाइज, क्वार्टर वाइज टारगेट जो है वो आगे डिफाइन कर सकते हो कि ये मेरा टारगेट है, इसके आगे आप अचीवमेंट कर सकते हो। तो मेजर्स जो हैं वो इस तरीके से काम करते हैं कि आपके जो है ना, जब आप कॉल करोगे जब ही आएंगे, सही है। और ये वर्क कैसे कर रहे हैं, अगर आपने जैसे वो पैसों है, सही है, इसके अगेंस्ट क्या सम है और क्या उसका जो मल्टीप्लिकेशन है फर्दर फिल्टर आउट हो रहा है, मतलब कर किस तरीके से कर रहा है काम। हमने तो क्या किया था, हमने तो सिर्फ मल्टीप्लाई किया था ना, सेल्स को 1.10 से मल्टीप्लाई किया था। लेकिन मेजर काम कैसे कर रहा है, अगर मैं फर्दर उसको पैसों से या वैलो से या वीटीटी से फिल्टर आउट कर रहा हूँ, तो वो मेजर भी डायनेमिकली जो है वो चेंज हो रहा है, सही है। तो ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट अभी बेसिक आइडिया आप लोगों के समझ में आया, ये आगे चल के बहुत आपके यूटिलाइज होगा। लेकिन ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि अगर आप मेजर को यूज बनाते हो तो मेजर जो है वो फर्दर ऑन जो भी आपका फिल्टर कॉन्टेक्स्ट आप लगा रहे हो, सही है, ईयर वाइज लगा रहे हो, प्रोडक्ट वाइज लगा रहे हो, सही है। तो और उधर स्लाइसर में कौन सा है, लो सेल्स और हाई सेल्स, 3 फिल्टर कॉन्टेक्स्ट से आपका ये मेजर काम कर रहा है। आपने तो सिर्फ सम किया है, सही है। सम के बाद आपने क्या किया, आपने सम के बाद कहा कि आप प्रोडक्ट वाइज इसको करो फिल्टर, फिर आपने कहा इसको कैसे करो, ईयर वाइज इसको फिल्टर करो, फिर आपने कहा इसको लो सेल हाई सेल वाइज फिल्टर करो। तो ये एक कैलकुलेशन 3 डिफरेंट उस पे एक्सपर्ट पे काम कर रही है। ये आपका फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, ये आपका मेजर है। ये मेजर हमारा टेबल में सेव नहीं होगा, ये आपका मेजर टेबल में से, ये कह सकते हैं कि मेजर कैलकुलेटेड कॉलम्स के साथ मेजर कैलकुलेटेड नहीं, कैलकुलेटेड कॉलम अलग है, मेजर अलग है, दोनों पार्ट है डेक्स का, सही है। वो टेबल में स्टोर हो, आप ये मॉडल में आपके मॉडल में स्टोर हो रहा है, आपके उस पर्टिकुलर सेल में या उस टेबल में स्टोर हो रहा है। अगर मैं टेबल में जाऊं तो पहली वैल्यू आ रही है, सही है, दिखाएं कौन से, सबसे टॉप वैल्यू आ रही है टारगेट्स के अंदर, ये मुझे टेबल में कहीं नजर नहीं है, ये आपको कहीं नहीं नजर आएगा। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, सही है, और यहाँ पे आता हूँ तो ये मेरे पास कहीं टेबल में शो नहीं हो रहा। और अगर मैं लेट सपोज क्या कैलकुलेटेड कॉलम करके देखते हैं क्या होता है, सही है, ज़्यादा वो एरर ही दिखाएगा ना। कैलकुलेटेड कॉलम जो होता है वो आपका जब हम रिफ्रेश करते हैं तो हर बार इसी तरीके से रिफ्रेश होता रहेगा, बिल्कुल रिफ्रेश होगा। और जो मॉडल में डायनेमिकली जब आप बुलाएंगे तब होगा, सही है। अच्छा जी, अब मेरे सपोज मैंने एक नया कॉलम बनाया, मैंने कहा सम करो
फाइनेंशियल्स के सेल्स को। सही है। अब क्या हुआ, यहाँ पे ये टोटल सेल्स ही दिखाया जा रहा है। सही है। इसने क्या किया, ये कॉलम मेजर अगर मैं करने की कोशिश करता हूँ कॉलम कॉन्टेक्स्ट में, सही है, वही मैं बताया था कि रो कॉन्टेक्स्ट पे काम नहीं करते, कॉलम कॉन्टेक्स्ट पे काम करते हैं। सही है। तो अगर आपने सम किया तो टोटल सम आपको एक ही आ। सही है। इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लें, जब तक अजान हो रही है फिर डिस्कस कर लेते हैं। कर दो यार, मैम बंद करो, आपकी क्लास है, 2 दिन क्या करो, सबसे पूछ लो बस आपकी वजह से और किसी को गर्मी ना लग रही हो। या आप ही लोगों ने तो खोला था। सही है। देखें इसमें कोई जो हमने चीजें पढ़ी है ना ज्यादातर इसमें हुई हुई है। फिल्टर कॉन्टेक्स्ट हमने अभी डिस्कस किया, कैसे अपडेट रिजल्ट एज अ फिल्टर प्रोपेगेट्स। जैसे जैसे हम फिल्टर को बढ़ाते जाएंगे रिजल्ट वैसे वैसे अपडेट होते जाएंगे। सही है। जैसे हमने क्या किया था, स्लाइसर के थ्रू किया था, फिर अपना प्रोडक्ट के थ्रू किया था, फिर डेट के थ्रू किया था। सही है। इट रेफर्स टू द एंटायर कॉलम और टेबल लाइक कैलकुलेटेड कॉलम। ये कंप्लीट कॉलम की तरफ रेफर करता है। सही, सारी वैल्यूज के ऊपर ये काम करता है। सही। It works on a filter wise basis and update the values based upon external and internal factors. Filter, सही है। ये वही वाली चीज दोबारा रिपीट हो रही है इधर। It is used for aggregation and customized calculations for data set. Aggregate results करने हो, सही है, तो ये जो है आप मैसेज यूज करते हो। It calculated measure lives in visualization. Visualization में हम ये इसको जो है ना कॉल आउट करते हैं। सही है। It does not consume memory and does not impact your data model. सही है। जब इसे आप कॉल करते हो जब भी ये आता है, वरना ये बेसिकली नहीं आता। क्लियर है यहाँ तक कैलकुलेटेड और मैच उसका कॉन्सेप्ट। कोई चीज पूछनी हो तो यहाँ तक पूछ लें। अच्छा, अब आ जाते हैं फंक्शंस पे। फंक्शंस क्या है? फंक्शंस जो हैं आपके क्या होगा, फंक्शंस जो हैं आपके इन पावर बीआई फंक्शंस एक्ट लाइक स्पेशल टूल जस्ट लाइक एक्सेल। जैसे फंक्शन हम यूज कर रहे थे एक्सेल में सम का, एवरेज का, वीक का, तो इसी तरीके से यहाँ पे करते हैं। इन पावर इम्प्लिसिट फंक्शंस आर दोज। अच्छा, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन में आपको समझा दूं। Implicit functions are those that are automatically created based on the relationship between models. These functions are not defined explicitly by the user but are inferred from the data model. पावर बीआई जब अपना दिमाग लगा के जो है कोई चीज कैलकुलेट करता है, सही है, दोज आर नोन एज इम्प्लिसिट फंक्शंस। और जब हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। बताता हूँ कैसे। ये समझ में आ गया इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट क्या है? क्या है कि जब पावर बीआई खुद कोई फंक्शन को कैलकुलेट करेगा तो उसको कहेंगे इम्प्लिसिट, और जब हम करेंगे तो उसको कहेंगे एक्सप्लिसिट। मिसाल के तौर पे हमने एक ये मेजर बनाया हुआ है, ये क्या है? ये है सम ऑफ फाइनेंशियल और ग्रॉस सेल्स। सही है, सम ऑफ फाइनेंशियल और ग्रॉस सेल्स। सही है। एक मैं कार्ड लेता हूँ और कार्ड यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ और यहाँ पे मैं ग्रॉस सेल्स ड्रॉप कर देता हूँ। सही है, इसने खुद ही सम कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ फील्ड ऑप्शन में और इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शंस आ गए। ये सम भी कर सकता है, ये एवरेज भी कर सकता है, ये मिनिमम भी कर सकता है, मैक्सिमम भी कर सकता है, काउंट भी कर सकता है, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, मीडियन भी निकाल सकता है। सही है। लेकिन अगर मैं कोई एक्सप्लिसिटली फंक्शन डिफाइन करता हूँ और उसको ड्रॉप करता हूँ फील्ड ऑप्शन में,
सही है, ये कुछ भी नहीं कर सकता, ये हमने खुद किया। तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन ये है कि जब आपका डेटा मॉडल में खुद पावर बीआई मॉडल को देखते हुए और ये देख ले कि आप क्या चाह रहे हो, वो खुद एक फंक्शन बना के दे दे, तो दैट इज नोन एज इम्प्लिसिट। सही है। अदरवाइज जो है इम्प्लिसिट, अदरवाइज जो दूसरा वाला है वो आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है, ये वाला। सही है। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन ये होते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको? जाग रहे हैं सब? जी चलें, ग्रेट। अच्छा जी, एक्सप्लिसिट फंक्शन ये वही चीज दोबारा डिफाइन होगा। एक्सप्लिसिट फंक्शन आर दोज डिफाइंड बाय द यूजर ड्यूरिंग DX. These functions allow for more complex calculation and manipulation of the data. सही। अब फिल्टर कॉन्टेक्स्ट पे आ जाते हैं। फिल्टर कॉन्टेक्स्ट क्या कह रहा है? फिल्टर कॉन्टेक्स्ट इज द स्पेसिफिक सेट ऑफ डेटा दैट इज कैलकुलेटेड, दैट अ कैलकुलेशन इज लुकिंग एट। सही है। It is like a lens that focuses on a particular part of your data. When you create a measure or calculated column, the filter context determines the value that are used in the calculation. सही है। इसमें कीवर्ड्स कौन कौन से हैं? इसमें कीवर्ड ये हैं, इट इज लेंस दैट फोकसेस ऑन ए पार्टिकुलर पार्ट ऑफ द डेटा। फिल्टर कॉन्टेक्स्ट जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक आप कर लें। जैसे अभी हमने सम की एग्जांपल दोबारा इसको कंसिडर कर रहे हैं कि ये वाला जो है हमारा फंक्शन था, ये डेक्स एक्सप्रेशन था जो कि डिफरेंट फिल्टर कॉन्टेक्स्ट पे वर्क करता है। ये डिफरेंट लेंसेज हैं, सही है, डिफरेंट मैग्नीफाइंग ग्लासेस हैं या डिफरेंट समझ लें फिल्टर्स हैं जिसके थ्रू हम अपने इस वाले डेक्स एक्सप्रेशन को फिल्टर आउट कर रहे हैं, और दिस इज नोन एज फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। फिल्टर कॉन्टेक्स्ट और रो कॉन्टेक्स्ट, इसको पढ़ लो आप लोग, 2-2 मिनट में कोई चीज पूछनी है तो पूछ लें। फिल्टर कॉन्टेक्स्ट पहले पढ़ लें। फिल्टर कॉन्टेक्स्ट हमने काफी डिटेल में पढ़ा है। सही है। When calculation is evaluated based on filter and visual like measures, सही है, measure में filter context, DAX applies filter context and filters the data when any dimension is added to the report. ये भी हमने देख लिया, ये point 2 clear है। By default each measure works like filter context unless we apply any modifier. सही है। हर measure जो है जब तक हम उस पर कोई modifier नहीं लगाते तो जो भी हमने उस measure पे काम किया हुआ है, सही है, वो उसी तरीके से रहेगा। इटसेल्फ इस पे जो हमने फिल्टर लगाए हैं वो एप्लीकेबल होंगे, लेकिन अगर हम फर्दर कोई मॉडिफायर कोई फिल्टर लगाते हैं तो उसको उस लिहाज से फिल्टर आउट करता है। फिल्टर कॉन्टेक्स्ट ऑलवेज मूव फ्रॉम वन साइड टू मेनी साइड्स ऑफ द टेबल, फ्रॉम लुकअप टू द फैक्ट टेबल। सही है। लुकअप से फैक्ट टेबल पे काम करता है। क्यों लुकअप से फैक्ट टेबल पे काम करता है, कोई बता सकता है? क्योंकि आसानी रहती है, बिल्कुल सही। और ये आसानी क्यों रहती है? लुकअप से जो इफेक्ट में हमारे डेटा जो वैल्यूज होती है, जी बिल्कुल, वही वैल्यूज पे हमारा जो रिलेशन फिल्टर जो हम करते हैं वो लुकअप टेबल लाइक प्रोडक्ट आईडी वगैरह उसी हिसाब से हम उसको फिल्टर करते हैं कि हमें कौन सी वैल्यूज चाहिए। हमारा जो मॉडल है वो जो भी बनता है, आप दोनों की बात सही है, उसको थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं। आपको जो मॉडल है वो बनता कैसे है? वो बनता है बिटवीन द डायमेंशन टेबल एंड द फैक्ट टेबल। डायमेंशन टेबल और फैक्ट टेबल में जो इंफॉर्मेशन फ्लो करती है फ्रॉम द डायमेंशन टेबल टू द फैक्ट टेबल करती है, सही है, डाउनस्ट्रीम फ्रॉम द डायमेंशन टू द फैक्ट टेबल। इसी वजह से जो मॉडिफायर आप लगाओगे वो आप लुकअप से टेबल से फैक्ट टेबल पे लगाते हो, सही है। अच्छा जी, एक इसको थोड़ा सा इवेलुएट कर लेते हैं। एक और जो है कैलकुलेटेड कॉलम बना लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे आ गया वीकडेज, सही है। इसको तो मैं डिलीट कर देता हूँ। ये कौन सा है? इसका नाम है टोटल सेल्स। ये बेकार है ना, किधर गया टोटल सेल्स?
किसी को दिख रहा है? ये रहा, इसको मैंने राइट क्लिक किया और डिलीट फ्रॉम मॉडल कर दिया। अब मैं एक कैलकुलेटेड कॉलम बनाना चाह रहा हूं जिसमें अपना वीक डेज आ रहे हो। सही है, अभी हम दो एक्सप्रेशन भी पढ़ लेंगे, दो फंक्शन भी देख लेते हैं, एंड इफ और का। सही है, अब मैं एक फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ, एक कैलकुलेटेड कॉलम बनाना चाह रहा हूँ कि जब सैटरडे और संडे हो तो छुट्टी लिख दूं। सही है, और बाकी तमाम डेज में मैं वीकडेज लिख दूं, और मैं फिर उसके लिहाज से सेल्स को फिल्टर आउट करना चाह रहा हूँ। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन से कैलकुलेटेड कॉलम में दो फंक्शन यूज होंगे, इफ के और के। अब मैं दो टेबल बना डाला। चले, खैर आप टेबल बन गया तो टेबल भी आप बना सकते हो। टेबल अगर लेट सपोज आपको टेबल बनाना पड़ गया किसी वजह से, तो आप वैल्यूज लिखोगे, वैल्यूज लिख के आपको लेट सपोज सेल्स का टेबल चाहिए, सिर्फ सेल्स कॉलम में चाहिए, तो आप यहाँ पे फाइनेंशियल सेल्स बना दोगे, ये आपका टेबल बन गया। ये वैल्यूज फंक्शन है, ये आपका वैल्यू जो है फंक्शन है। सही है, ये गलती से बन गया तो मैंने कहा चले आपको बता दें। अच्छा जी, इसको हम डिलीट कर देते हैं इसको मॉडल से, क्योंकि हम ये नहीं पढ़ रहे अभी। हम वापस आ जाते हैं अपने फाइनेंशियल्स पे। फाइनेंशियल में हमने करना क्या है, एक कॉलम बनाना है। सही है, कोशिश करनी है कॉलम बनाने की। कॉलम किसी को दिख रहा है? मुझे नहीं दिख रहा, ये रहा। सही है, अच्छा कॉलम का नाम रख लेते हैं वर्क डेज रख लेते हैं। सही, तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इफ फंक्शन लगाना है। अब यहाँ पे और करना है हमें, और फंक्शन भी यहाँ यूटिलाइज होगा। और क्या कहेगा, हमने देखें बनाना क्या है कि जो अगर वीक डे 1 हो, सॉरी संडे किस दिन है, 1 हो या सैटरडे क्या हो 7 हो। सही, इसको 6 7 1 और 7 हो, इसको 6 7 कर लेते हैं। सही है, चले खैर फाइनेंशियल्स, तो ये आ गया एक वीकडे इज इक्वल टू 1। सही है, और दूसरा क्या है, इफ फाइनेंशियल इफ वीकडे इज इक्वल टू 6, तो आप क्या करोगे, इसको करोगे वीकेंड, अदरवाइज इसको करोगे वर्क डे या वीक डे। सही, एक नहीं बनाता है, नहीं बनाता, तो इसने हमारे एक फिल्टर कॉन्टेक्स्ट इस तरीके से बना के दे दिया। सही, हमने यहाँ पे दो लॉजिक्स लगाए, इफ और लॉजिक्स यहाँ पे आ जाएंगी और उसका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। सही है, अगर इफ फाइनेंशियल डे 1 हो या 6 हो तो वीकेंड दो, अदरवाइज वीक डे दे दो। सही है, तो अब हम फर्दर विजुअल में जाके अपना यहाँ पे फर्दर एक स्लाइसर लगा सकते हैं। इधर गया स्लाइसर, ये रहा, और स्लाइसर में हम वर्क डेज ड्रॉप कर सकते हैं। वीक डेज पे क्या सेल होती है, वीकेंड पे क्या सेल होती है। सही है, तो रो कॉन्टेक्स्ट में हमने एक और चीज देख ली। अभी तक हम लोग कौन कौन से फंक्शन देख चुके हैं, सम देख चुके हैं। सही है, डिवाइड हमने मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड नहीं किया, डिवाइड किया चलो डिवाइड कर चुके हैं। अभी हमने क्या किया, इफ लगा लिया और लगा लिया। सही है, और आप एक तरीके से और लगा सकते हैं, और एक तरीके से कैसे लगा सकते हैं, अगर आप इसको जो है कंट्रोल सी करें, सॉरी इसको ट्राई करके देख लेते हैं, अगर हो गया तो। अगर आपको किसी को जो है वो करना हो, कमेंट आउट करना हो, तो
फॉरवर्ड स्लैश 2 दफा, ये पूरा का पूरा आपका कमेंट आउट हो गया। फिर आप दूसरी लाइन पे आने के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस एंटर। सही है, शिफ्ट प्लस एंटर करने के बाद आप इसी को कर देंगे कंट्रोल वी, और यहाँ पे और साइन हटा देंगे। अच्छा, मैं एंड नहीं लगा रहा था, मैं तो कुछ और ही लगा रहा था। मैं लगा रहा था ये साइन। सही है। एंड कब लगाते हैं आप, एंड जब आपके पास दोनों में से कोई एक हो। सही है, सही है। मिसाल के तौर पे आप कोई ऐसी मुझे बताओ, मेरा दिमाग नहीं चल रहा, कोई ऐसी चीज जिसमें एंड लगे, हाँ मेल हो या फीमेल हो, गुड, सही है। और चले उससे निकल आते, सही है सही है। और मैरिड हो गया, फीमेल हो गया, मैरिड हो गया, अनमैरिड हो गया, एम्प्लॉयड हो गया, अनएम्प्लॉयड हो गया, जब एक मैंने भी बता दिया। सही है, हाई हो लो हो, हाई हो लो हो। सही है। तो इस तरीके से एंड आप जब लगाते हो, जो दोनों में से कंडीशन मीट हो। सही है, या हाई सेल्स हो या लो सेल्स हो, दोनों में से एक हो। ये डबल पाइप साइन आप लगाते हो और की जगह, आपको जो आसान लगे आप ये कर लो, चीज चेंज नहीं होगी। सही है। और की सिंबॉलिक, और का सिंबल है, समझ लें आपने, ये डबल पाइप साइन है ना, आप चाहो तो इस तरीके से भी एक साइन लगा सकते हो। सही है, आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो। क्लियर है। डबल डैश कमेंट आउट करने के लिए, मिसाल के द्वारा देखो, ये मैं कमेंट आउट का मकसद क्या होता है, कमेंट आउट का मकसद होता है ये सारी लाइन को ना, ये जो है वो पढ़ेगा ही नहीं, कोड पढ़ेगा ही नहीं। सही है। अब आपने लेट सपोज किसी के लिए बनाना है ना, तो आपने ये डबल फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं ना इसे। सही है। तो फॉरवर्ड स्लैश डबल करके आपने लिख दिया दिस इज ए लाइन ऑफ कोड टू कैलकुलेट, सही है, वीक कैंड एंड वीक डेज, ताकि अगर कोई आपका मेजर पढ़ना चाह रहा हो तो वो उसे पता चले कि जो आपने लाइन ऑफ कोड बनाई है ना, वो इस वजह से बनाई। सही है। या अपनी याद दहानी के लिए अगर आपने बनाना हो कि यार मैंने अगर लाइन ऑफ कोड अगर कोई रखना है तो इस तरीके से रखना है। क्लियर? नहीं, नो प्रॉब्लम। क्लियर है भाइयों? आ जाते हैं अब इसकी रो कॉन्टेक्स्ट की डेफिनेशन पे। रो कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है? इवैल्यूएशन इन ईच रो, सही है, एग्जांपल कैलकुलेटेड कॉलम्स। रो कॉन्टेक्स्ट रेफर्स टू हाउ कैलकुलेशंस अकर एट द रो लेवल। सही है, हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें कोई चीज पूछनी है, कोई चीज कोई डिस्कस करना है इसको? Calculated columns are an example of row context as they evaluate data of each row independently. सही है, इसने हर रो को independently evaluate किया और यहाँ पे जवाब देता रहा। सही है। 1 है तो वीकेंड है, 6 है, 6 किसी को दिख रहा है? हाँ, 6 है तो वीकेंड है, वरना वीकडेज है। वापस आ जाते हैं। Some measures use functions like sumx, averagex, which iterate over a table row by row to produce aggregate results. हम sum कर x भी कर सकते हैं। Iteration जब हमें करना हो ना, let's suppose मेरे पास मैं एक टेबल लेता हूँ, सही है, और उसमें जो है मैं कंप्लीट टेबल जो है फाइनेंशियल्स का लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि उसको सम करो, सही है, और मल्टीप्लाई कर दो, जो भी टेबल की वैल्यूज है ना उसको मल्टीप्लाई कर दो 90 से। तो क्या करेगा? पहले वो ये काम करेगा, सही है, फिर उसको वो प्लस करेगा। तो ये इटरेटर फंक्शन होता है। ये इस तरीके से काम करता है। सॉरी, एक के ऊपर एक ऊपर क्लोज हो गया। पहले सम एक्स आएगा, फिर टेबल आएगा, और उस टेबल के अंदर जो आप कैलकुलेशन करना चाह रहे हो ना वो चीज आएगी। सही है। तो वो सम एक्स कैसे करेगा? पहले इसको करेगा प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेगा, जो भी आप करना चाह रहे हो, सही है, और फिर उसको प्लस करेगा। तो ये इटरेटिव फंक्शंस होते हैं। ये रो कॉन्टेक्स्ट पे काम कर रहा है। रो कॉन्टेक्स्ट पे पहले क्या कर रहा है? पहले वो रो कॉन्टेक्स्ट में मल्टीप्लाई कर रहा है और फिर उसको सम अप कर रहा है।
Row context does not move with relationship. Row context is different from filter context, does not inherently move across relationship between tables. सही है, आप रिलेशनशिप के थ्रू रो कॉन्टेक्स्ट मूव नहीं करता। अगर यहाँ पे रॉ आपने गिवन कर दी है, सही है, तो आप किसी जगह कॉल आउट करते हो, सही है, तो ये मूव नहीं करेगा, चेंज नहीं होगी इसकी वैल्यूज वही रहेंगी। इसकी एक और वजह ये है कि ये स्टैटिक वैल्यूज हैं, ये हमने एक लॉजिक लगा के इसको फर्दर एवेलुएट किया है। सही है, क्लियर है? अच्छा जी, सॉरी, ये हो गया, ये चारों हो गए। अब आ जाते हैं एग्रीगेट फंक्शंस पे। अच्छा, हम सम कर चुके हैं, हम एवरेज कर चुके हैं, ये सारे जो है ना फंक्शंस आप लोग जो है वो ऑलमोस्ट कर चुके हो। सही है, इसको है असाइनमेंट है, ये सारी चीजें हैं। इसको फर्दर देखें, हम सारी चीजें तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इसको फर्दर आसान तरीके करने का क्या है, आप यहाँ पे जाओ, गूगल जेमिनी पे जाओ, किसी पे भी जाओ, सही है, मेक ए सिंपल टेबल टू वेयर आई कैन परफॉर्म द सम DAX measure and explain in details। अब ये क्या करेगा, आपको एक सिंपल सा टेबल भी बना के दे देगा। सही है, नीचे ये बता भी देगा करना क्या है, और ये आपको जो है वो कंप्लीट कैलकुलेशन करके दे देगा। तो आइडिया ये है बताने का, ये सिंपल सा, कि इससे आप ना हर जितने भी डेक्स एक्सप्रेशन है, डेक्स एक्सप्रेशन की पूरी जो है आप ये लाइब्रेरी है, यहाँ पे आके डेक्स फंक्शन रेफरेंसेस हैं। सही है, लॉजिकल फंक्शन में जाएंगे तो आपके लॉजिकल फंक्शन आ जाएंगे। अगर आप एंड में जाते हैं तो ये एंड आपको सिंपल इस तरीके से समझा रहा है। सही है, हाँ, लेकिन आप यहाँ पे आसान सा एक टेबल बना के अपने आप को समझाने के लिए कर सकते हैं। सही है, क्योंकि ऑब्वियसली 2 क्लासेस में डेक्स जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन डेक्स जो है वो चलता रहेगा। अभी हम एक सिंपल सा टाइम मिला तो एक टेबल ही बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम फिल्टर के थ्रू जो है वो डेक्स एक्सप्रेशन लगाएंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे। तो इस तरीके से आप तमाम जितने भी जो हैं वो ये चीज़ें कर सकते हो। और इसकी आगे मैंने डेफिनेशन भी दी हुई है। सम क्या कर रहा है, कैलकुलेट करता है। एग्जाम्पल कैसे है, ये है। एवरेज क्या करता है, एवरेज करता है। मैक्स, मिनिमम, डिवाइड, काउंट, डिस्टिंक्ट। काउंटेक्स क्या करता है, काउंटेक्स द नंबर और दैट मीट अ स्पेसिफाइड कंडीशन। सही है, अच्छा जी, लेट्स सपोज एक्सप्लेन विद reference to count x। सही है, ये उसने टेबल बना के दे दिया। लेट्स कंसिडर टेबल। सही है, काउंट अब किस तरीके से कर रहा है, काउंट एक्स सेल्स है और सेल्स की अमाउंट के साथ जो है वो उसको काउंट कर रहा है। तो जितनी भी नंबर्स है ना सेल्स अमाउंट के, वो काउंट होके आ जाएंगे। रिटर्न पे जितने भी सेल्स के नंबर्स हैं सेल्स वाले, वो आपके पास आ जाएंगे। इस तरीके से आप अपना जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलें जी, और कुछ देख लेते हैं इसके अलावा। यहाँ तक क्लियर है, ये डेक्स पे आपने टाइम लगाना है, किसी चीज़ पे लगाओ नहीं। जितना डेक्स आपका अच्छा होगा उतनी ही जो है आपके पास जो है ना एक्सपर्टीज होगी। मैं आपको एक ईमेल वो व्हाट्सएप भी कर दूंगा डेक्स की। मेरे पास एक छोटी सी बुक है, बल्कि मेरे पास क्या है गूगल पे ही पड़ी हुई है। अगर आप इस तरीके से लिखो फाइल टाइप इज इक्वल टू PDF, तो आपके पास ये वाला जो है ना ये डेक्स की पूरी बुक आ जाएगी, जिसमें भी डेक्स के एक्सप्रेशन है वो आपके पास आ जाएंगे। सही है, जितने भी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाए। सही है, वो ये बुक इस टाइप, क्विक स्टेप बाय स्टेप।
चलो मैंने कर ली डाउनलोड, ये आपके डेस्क की जो है वो आ गई। फिर बाद डिटेल में, ये तो मेरे ख्याल से सिंपल इन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं, बस कंप्लीट बुक है इसकी। सही है, तो आप थोड़ा सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी, वरना मैं भेज दूंगा नाम मुझे। अच्छा जी, ये हो गया, और हो गया, एंड हो गया। इफ के हमने फंक्शन देख लिए। एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन सम एक्स देख लेते हैं। सही है, अब हम जो है एक मेजर बना लेते हैं। मेजर्स हमने नहीं बनाए, एक और पेज ले लेते हैं। फाइनेंशियल्स में हमने जो है एक मेजर बनाते हैं। सम एक्स। अब सम एक्स क्या कह रहा है कि पहले आपने टेबल लेना है। टेबल हमने कौन सा लिया? फाइनेंशियल्स। एक्सप्रेशन क्या लेना है? फाइनेंशियल्स की। लेट्स सपोज सेल्स जो हैं वो आपके पास आ जाए, हमने वही वाली चीज़ कर ली, 1.10 कर लें। सही है, या इसको और फर्दर करके देखते हैं। अगर डिवाइड हो जाए सम ऑफ सेल्स और किससे हो जाए, बल्कि सम ऑफ प्रॉफिट जो है वो डिवाइड हो जाए सम ऑफ अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, अगर ये कुछ कर पाता है तो देखें। इटरेटिव फंक्शन हमने डिस्कस किया था सम एक्स का। ये आपका फंक्शन हो गया, ये अपना टेबल हो गया जहां से आपने करना है। डिवाइड किया इसने प्रॉफिट और सेल्स। ये हमने क्या निकाला था? प्रॉफिट मार्जिन ऐसे निकाला था, याद है। अब ये क्या कर रहा है? प्रॉफिट मार्जिन ये निकालेगा रो लेवल पे और उसको ये सम करेगा। नहीं समझ में आया? इसको रिमूव करना, आगे नहीं रहा ये। इसको कर लेते हैं प्रोडक्ट वाइज। और इसको यहाँ पे कर लेते हैं डेटा लेबल्स। अब इसने किया क्या है? इसने हर उसको ये फर्दर सेकंड यहाँ पे उसको भी खोल लेते हैं। अभी क्या हो रहा है कोई मुझे बताएगा? इटरेटिव फंक्शन समझ में आ गया? इटरेशन क्या कर रहा है मैं आपको दोबारा बता दूं। सही है, ये कर क्या रहा है? ये जिस टेबल पे इटरेशन लगानी है वो उठाता है और जो एक्सप्रेशन आपने करना है वो करना है। मिसाल के तौर पे फाइनेंशियल टेबल में से ये वो डिवाइड करेगा रो बाय रो। सही है, और जो है वो क्या करता चला जाएगा? उसको प्लस सम करता चला जाएगा। सही है, और मैंने इसका जो है वो प्रोडक्ट वाइज फिल्टर लगा के एक वो बना लिया। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं? अगर ये मैंने यहाँ पे ये भी खोल दिया।
हाँ जी, प्रॉफिट को सेल्स से डिवाइड कर, हाँ जी, ये परसेंटेज हो गई, प्रॉफिट मार्जिन हो गया, प्रॉफिट मार्जिन हो गया उसका, फिर उसको ये सम अप करना है सारे प्रॉफिट सारे मार्जिन को प्रॉफिट प्लस प्रोडक्ट के हिसाब से सम सम कर रहा है। सही है, ये हमने सिर्फ आइडिया के तौर पे किया है। सही है, वरना ये जो है प्रॉफिट मार्जिन का ये सम आपको करके दे रहा है सिंपल। आप इसको जो है वो सिंपल यहाँ तक भी ला सकते हैं, डिवाइड हटा दें, एक सिंपल एक्सप्रेशन देना चाहें। सही है, सम ऑफ फाइनेंशियल सेल्स, तो ये हो जाएगा। अब ये क्या कर रहा है, फाइनेंशियल टेबल के सारी सम सेल को सम अप कर रहा है बारी बारी। इसी वजह से जो वैल्यूज हो गई वो बिलियंस में आ गई हैं। अगर आगे कभी चीज सिंटेक्स समझ में ना आए, इसको जो है आप लेके जाएं। सही है, आप ले जाके जो है वो यहाँ पे भी समझ सकते हैं इटरेशन में या चैट जीपीटी पे। सही है, वैसे कर क्या रहा है, ये सम कर रहा है। इसको आप करें, ब्रेक डाउन दिस एक्सप्रेशन इन डिटेल्स एंड गिव alternate ways of calculating the same answer। मतलब इससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे कि आप जो है आंसर की क्या स्पेलिंग है। हाँ सही है, अब आप यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को कॉपी करें और यहाँ पे लेकर आए और इस पे कर दें। अब ये क्या करेगा, आपको पहले तो ये एक्सप्रेशन समझाएगा। सही है, कंप्लीट ब्रेकडाउन दिखाएगा। सही है, कैलकुलेट फंक्शन क्या कर रहा है और ये इसका ऑल्टरनेट मेथड बताएगा कैलकुलेट फंक्शन। सही है, तो आप इस तरीके से डेक्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर डेक्स आप लोगों को क्लियर होगा। सही है, इटरेटिव फंक्शन क्या करता है, आपका पहले ये वाली वैल्यूज को सम करता है और फिर फर्दर उनको सम कर रहा है। डबल सम हो रहा है, इसी वजह से आंसर जो है हमारे पास बिलियंस में आ रहा है। सही है, एक तरीका ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट है आपका। अच्छा जी, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट पे बात आई तो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट पे भी डिस्कस कर लेते हैं। अब हम जो है वो लेट सपोज चाह रहे हैं कि जो सम हो वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी पे सम हो। सही है, लेट सपोज VTT पर जो है वो टोटल सम आ जाए हमारे पास। सही है, ये हमारे पास टेबल है जिसमें हमारे पास सेल्स आ रही है। सही है, सेल्स में से सिर्फ और सिर्फ VTT की जो है वो सेल्स निकाल। सही है, विदाउट यूजिंग एनी स्लाइसर। उसके लिए हम यूज करते हैं कौन सा फंक्शन, कैलकुलेट का फंक्शन। ये आपका फिल्टर कॉन्टेक्स्ट देता है और इसको आप बहुत डिटेल में जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो, ये आपका सबसे ज्यादा यूज होने वाला फंक्शन है। VTT सेल्स। सही है, अब इसको कैसे करेंगे, कैलकुलेट एक्सप्रेशन क्या है, सम करना है हमें फाइनेंशियल सेल्स का। सही है, और फिल्टर कॉन्टेक्स्ट क्या लगना है, प्रोडक्ट कैट फाइनेंशियल्स या डिस्काउंट रख लेते हैं। डिस्काउंट इज इक्वल टू, डिस्काउंट बैंड था मेरे ख्याल से, डिस्काउंट बैंड इज इक्वल टू अब इसने क्या फिल्टर कॉन्टेक्स्ट किया, अब इसने किया ये कि जो है किया हाँ, इसने VTT की सेल्स नहीं दिखाई, सॉरी, इसने हमने बीच में कुछ और ही कर दिया था ना। हमने किया ये था कि हमने डिस्काउंट बैंड कर दिया था, तो इसको हम चेंज कर देते हैं, लो डिस्काउंट सेल्स फ्रॉम लो डिस्काउंट। सही है, ये हमारे पास
अब कैलकुलेट का एक और कोई आप मुझे बताओ किस तरीके से कर सकते हैं, आइडिया दो। सही है, तो इसमें लिख लेते हैं। ये सारे हम काम कर चुके हैं, सही है। अच्छा, ये वाली चीजें भी इम्पोर्टेंट है। ऑल एक्सेप्ट, ऑल सेलेक्टेड, रिमूव ऑल फिल्टर एक्सेप्ट फॉर द फिल्टर एक्सप्लिसिटली यूज्ड बाय द यूजर। ऑल सेलेक्टेड क्या है, वो सारे फिल्टर हटा देता है, सही है। और ऑल जो है क्या करता है, जैसे यहाँ पे इन्होंने किया, remove all the filters from the sales, calculating total sales। all और all selected जो है filters क्या है, वो filter context हटा देते हैं। एक जैसे इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है, ये हमने भी अभी यही किया था। इन्होंने सेल्स रीजन वेस्ट किया हुआ है, हमने क्या किया हुआ था, हमने प्रोडक्ट लिया हुआ था, डिस्काउंट बैंड लिया हुआ था। अच्छा जी, अरे जो डिस्काउंट बैंड बनाया है, इसमें अगर हमें एक जो आप बीटीटी प्रोडक्ट कह रहे थे, हाँ हाँ, उसके लिए हमें उस प्रोडक्ट को फीड लिस्ट में डालना होगा, प्रोडक्ट लिस्ट। हम एक काम करते हैं ना, हम किधर गया, सेल्स फ्रॉम द ये था ना, हम जो है एक और फिल्टर कॉन्टेक्स्ट लगा देते हैं ना, सही है। फाइनेंशियल प्रोडक्ट किधर लिखा हुआ है, हम मेजर में इसको स्पेसिफिक कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट की सही बताओ सिर्फ, हाँ लो डिस्काउंट बैंड, सही है। सही है, तो इस तरीके से आप फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को बढ़ाते जा सकते हो। और जो है आप और कर सकते हो, इफ सम ऑफ सेल जो है सम ऑफ फाइनेंशियल सेल्स इज ग्रेटर देन, ये भी कर सकते हो। यहाँ पे गलती कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। The true for does not specify column, इसको हम देख लेते हैं। कोई टाइम कम है, करेक्ट द सिंटेक्स। सही है, यहाँ पे फिल्टर कॉन्टेक्स्ट हम लगा सकते हैं। फिल्टर यहाँ पे आके यहाँ पे हमने फिल्टर लगा देंगे कि फिल्टर करे फर्दर फाइनेंशियल्स को, जहाँ पे सम ऑफ सेल्स ग्रेटर देन 10,000 है। फिल्टर का फंक्शन अलग से कैलकुलेट में लगा देंगे इसका। क्या पता वीडीटी की सेल्स 1 लाख से ज्यादा कोई नहीं, देख लेते हैं किसने किया। वीटीटी की सेल 1 लाख से ज्यादा हो ही नहीं, क्यों नहीं होगी, हाँ हो सकता है ये, लेकिन आइडिया तो समझ में आ गया ना आप लोगों के। दोबारा फाइनेंशियल सेल हो गया और ये हो गया, हाँ गलती कर रहे हैं।
उसको नहीं छेड़ना चाहिए था। फाइनेंशियल सेल्स, फाइनेंशियल डिस्काउंट बैंड। सही है। अब इसके अंदर फर्दर आप वाले लगा दो। कैलकुलेट सम ऑफ फाइनेंशियल था, फाइनेंशियल क्या था, प्रोडक्ट था ना, डिस्काउंट बैंड इज इक्वल टू लो, सही है, और फाइनेंशियल प्रोडक्ट इज इक्वल टू VTT। सही है भाई। तो ये प्रैक्टिस से आएगा और आप लोगों के पास तो एक अच्छा साथी मौजूद है। सही है। हम जब पढ़ रहे थे तो वो हमारे टीचर तो गूगल में जाके, मैंने ये तो नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने जो है वो C# जब पढ़ी थी तो बेचारे फंसते थे, तो गूगल में जाते थे, फिर वो दूसरी वेबसाइट पे जाते थे, तो ये फलाना ढिमकाना, W3 स्कूल्स थी, फिर गिटहब थी, यहाँ पे आप आसानी से उससे पूछ के निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है? इसके पूरा एक्सप्रेशन में से बीच में से हमें कोई एक फील्ड को ब्लॉक करना है, तो हम उस पे जो फॉरवर्ड स्लैश जो है वो लगा के उसको ब्लॉक करेगा। लाइक हमें अगर सिर्फ फाइनेंशियल प्रोडक्ट VTT को ब्लॉक करना है कि वो रन ना हो। नहीं ऐसे नहीं होता। देखो जो आप करोगे ना, करके देख लेते हैं, यहाँ से और वहाँ VTT के पॉकेट यहाँ से करते हैं, नहीं ये देखो पूरा हो रहा है, क्यूरी को बंद कर रहा है, पूरी क्यूरी को बंद कर रहा है। इसको देख लेना कि इफ यू वांट टू हाईलाइट इन बिटवीन, लेकिन होता नहीं है ऐसे। सही है। अच्छा जी, ये क्लियर है यहाँ तक? कैलकुलेट फंक्शन किस तरीके से काम कर रहा है? आपका कैलकुलेट फंक्शन इस तरीके से काम कर रहा है कि आप जो भी एक्सप्रेशन दोगे उसको तो वो कैलकुलेट करेगा, उसके आगे आप जो फिल्टर लगाना चाहो लगाते जाओ, उस फिल्टर के अगेंस्ट वो काम करता रहेगा। हमने कितने 3 फिल्टर लगाए? हमने फिल्टर लगाया एक लो का, एक लगाया सम का, और एक फिल्टर हमने लगाया फाइनेंशियल सेल्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 लाख। जो ये तमाम तीनों चीजों को जो फुलफिल करेगा उस कंडीशन को सम करेगा। जो इसमें से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा वो चीज सम नहीं होगी। सिंपलीफाई हाँ जी, एक्सेल में हमारे पास सम इफ्स आता है, सम इफ आता है। हाँ, उसी उस टाइप का आप कह सकते हैं। हाँ जी, लॉजिक उस टाइप की है कि कैलकुलेट जो है ना फिल्टर कॉन्टेक्स्ट पे काम करो, उसमें भी सम इफ तक अगर ये हो तो सम करो, ये हो तो सम करो। लेकिन ये थोड़ा सा और डिटेल में ना, इसमें आप फिल्टर अगर जैसे लेट्स सपोज ऑल सिलेक्टेड लगाते हैं, सही है, तो ऑल सिलेक्टेड अगर आप लगा रहे हैं, सही है, तो वो सारे फिल्टर एक्सप्रेशन रिमूव कर देगा। अगर कहीं भी कोई भी फिल्टर लगा होगा ना वो नहीं चलेगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, ये तमाम आप लोगों ने कर लिए। एग्रीगेट फंक्शंस, लॉजिकल फंक्शन हमने देख लिए, सही है, और टाइम बेस्ड फंक्शन इसको हम करेंगे इंशाल्लाह। ये सारे फंक्शन आप लोग जो है ना डिटेल में इसकी एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक और टाइम बाउंड फंक्शन और देख लेते हैं, अभी टाइम है तो। क्लियर हो रहा है भाई ये सारी चीजें? मेरा बेसिक आइडिया ये है कि डेक्स आप लोग यूज करना सीख जाओ और ये प्रैक्टिस से आएगा। सही है, ये जब तक प्रैक्टिस, क्योंकि हर दफा कुछ ना कुछ, अभी हमने बैठे बैठे एक नया डेक्स एक्सप्रेशन बनाया, सही है, तो ये कंटिन्यूसली आपने जब तक करोगे जब तक आपको आइडिया नहीं है। अभी लेट सपोज मुझे कहा जाता है कि किसी की एज निकालो, सही है, तो एक कैलकुलेटेड कॉलम और कर लेते हैं, सही है। ये आ जाए कस्टमर में, कस्टमर में हमारे पास बर्थ डेट थी, सही है, और जो है अगर हम इसको माइनस कर दें आज की डेट से तो हमारे पास जो है वो उसकी बर्थ आ जाएगी, तो एज आ जाएगी, सॉरी। तो न्यू कॉलम हमने कर लिया और न्यू कॉलम में एज कर लेते हैं। एज ऑफ कस्टमर,
इधर कौन सा आएगा, डेट डिफ। डेट डिफ में डेट 1 कौन सी है आपकी कस्टमर का बर्थ डेट आ गई, सही, इज इक्वल टू ईयर आ गया, सही है। इसको कॉमन डेट टू जो है वो टुडे कर देते हैं और इंटरवल जो है वो हम कर देते हैं ईयर। देखते हैं, हो सकता है, होना तो चाहिए सही। तो ये हमारे पास साल में उसकी एज आ गई, सही है। अगर आपने जो है वो सेकंड में निकालनी है, सेकंड में सारे बुढ़े भी नहीं है, इनफाइनाइट है ना, बस बिलियंस ऑफ सेकंड्स। कौन सी बर्थ ईयर इधर आ जाए, 2000 का कोई नहीं है। सॉर्ट असेंडिंग पे किया है ना, डिसेंडिंग कर लेते हैं। 1980 जो है सही है, सब रिटायर नहीं, रिटायर तो नहीं यार, मैं 80 का हूँ, मैं रिटायर्ड हूँ, सही है। तो बहुत सारे एक दो तो होंगे तो जो है एनीवेज क्या कहते हैं, ये चीज हो गई। डेट डिफरेंस भी हमने कर लिया। अच्छा जी, एक रिलेशनशिप का हो गया। अब एक छोटा सा काम ऐसा करते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास है 10-15 मिनट, हम एक एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं, सही है। कैसे, वो इस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं कि लेट्स सपोज मेरे पास एक टेबल है, अब मैं उसमें जो है वो ले लेता हूँ प्रोडक्ट डाल देता हूँ और डाल देता हूँ सेल्स, सही है। और मैं इधर एक स्लाइसर लगाता हूँ, स्लाइसर में मैं लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, स्लाइसर में मैं लगा देता हूँ प्रोडक्ट ही, सही है। क्या गया, स्लाइसर को थोड़ा खूबसूरत बना देते हैं। स्लाइसर सेटिंग इसको कर देते हैं स्टाइल्स, इसको कर देते हैं सेलेक्ट ऑल, सही है। अब मैं ये चाह रहा हूं कि जब मैं इसे सेलेक्ट ऑल करूं, सही है, क्यों नहीं आ रहा है, सही है। अब मैं जब इसका एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करूं या मल्टीपल प्रोडक्ट सेलेक्ट करूं, तो मेरे पास जो है ना कॉलम सारे रहें लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉलम हाईलाइट हो, सही है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं एक मेजर लगाऊंगा, सही है। और वो मेजर इस तरीके से होगा कि जो वैल्यू इधर से पास ऑन हो, सही है, वो पास ऑन हो जाए इधर, और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है के थ्रू मैं उसको हाईलाइट कर दूंगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग किधर होती है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है आपकी इस कॉलम को क्लिक किया यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास आ गया कॉलम्स, और यहाँ पे आ गया फॉर्मूला। मैं करूँगा ये, मैं एक ऐसा फॉर्मूला बनाऊंगा कि जब मैं इसको प्लस हाईलाइट करूँ तो मेरे पास 1 आ जाए, और जब अनहाईलाइट करूँ तो 0 आ जाए। 1 पे मैं रखूँ रेड और 0 पे रखूँ मैं कोई दूसरा कलर। तो सबसे पहले तो मुझे एक टेबल बनाऊंगा जो बनेगा सिंपल प्रोडक्ट का, सही है। अब मैं टेबल बनाता हूँ सिंपल एक प्रोडक्ट का। अच्छा जी, किधर गया टेबल, टेबल 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 किधर है टेबल, मॉडलिंग में होता है टेबल, सही है। टेबल मैंने किसका बनाना है, इसी स्लाइसर का बनाना है।
अच्छा जी, प्रोडक्ट, सॉरी इसको कर देते हैं प्रोडक्ट, ये सॉरी प्रोडक्ट और कैटेगरी कर दिया, लेट्स सपोज इस नाम से इसको बना देते हैं। वैल्यूज ली, फाइनेंशियल में मैंने ले लिया इसको प्रोडक्ट और मैंने इसको कर दिया, ये मेरा बन गया। अब मैं एक और स्लाइसर लेता हूँ, या मैं ऐसा करता हूँ इसी स्लाइसर पे काम करता हूँ, रिमूव कर दिया। अब मैं इस स्लाइसर को चेंज कर देता हूँ प्रोडक्ट कैटेगरी वाले स्लाइसर से। अब जब मैं स्लाइसर लगा रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, इसका आइडिया है क्यों कुछ नहीं हो रहा? हाँ जी, अलग अलग टेबल्स हैं, कोई रिलेशनशिप नहीं बिल्ड, सही है। इस वजह से अब मैंने करना क्या है कि जब मैं इसको सेलेक्ट करूं, सही है, तो वैल्यू पास ऑन हो जाए 1 और जब अनसेलेक्टेड हो तो वैल्यू पास ऑन हो जाए 0। यहाँ पे हम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट टेबल में मैं राइट क्लिक करता हूँ, जो नया टेबल बनाया उस पर राइट क्लिक करता हूँ और एक मैं नया मेजर बनाता हूँ। नया मेजर बनाने के बाद इसका कोई भी नाम रख लेते हैं, हाईलाइट कॉलम रख लेते हैं। सही है, हाईलाइट कॉलम्स रखने के बाद इसको जो है हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, वेरिएबल सेलेक्टेड वैल्यू चेक के नाम से एक हम बनाएंगे। और यहाँ पे अब हम यूज कर रहे हैं ऑल सेलेक्टेड। ऑल सेलेक्टेड क्या करेगा? ऑल सेलेक्टेड जो है वो हमारे जितना भी फिल्टर कोई अगर लगा हुआ है तो उसको वो रिमूव कर देगा। सही है। प्रोडक्ट कैटेगरी में हमारे टेबल का क्या नाम था? प्रोडक्ट कैटेगरी। सही है। अब ये हमारा एक वेरिएबल बन गया और रिटर्न क्या करेगा? रिटर्न में अब हमने दो फिल्टर लगाने हैं। एक तो इफ कोई भी किस्म का जो है वो फिल्टर जो है वो इस क्रॉस फिल्टर क्या कहता है ये समझ लें, बोथ वे फिल्टर, मतलब जितने भी फिल्टर कॉन्टेक्स्ट हैं उसको ये रिमूव कर रहा होगा। सही है। मतलब फिल्टर आगे भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है। सही है। और फिर हमने यहाँ पे एक फर्दर जो है वो इफ लगाना है और यहाँ से हमने इसको इस क्रॉस फिल्टर इसमें हमने लगाना है फाइनेंशियल्स का, सॉरी कैटेगरी का प्रोडक्ट टेबल। इसको क्लोज करके इधर से क्लोज करके इसको करते हैं और इसको क्लोज। एफ हमने लगाना है मैक्स और यहाँ हमने वो वाला टेबल लेना है फाइनेंशियल का प्रोडक्ट। selected value check 1 0 और ये अब ये कर क्या रहा है जो मैं समझा दूं। हमने दो जो है वो बेसिकली यहाँ पे एक हमने वेरिएबल बनाया। सही है। और हमने अपना जो प्रोडक्ट टेबल है वो फुली उसमें से कहा कि कोई भी फिल्टर कॉन्टेक्स्ट है उसको रिमूव कर लो। फिर हमने उसी प्रोडक्ट कैटेगरी को लिया। सही है। और हमने कहा फिल्टरेशन जो है वो क्रॉस फिल्टरेशन रखो। सही है। और इफ क्रॉस फिल्टरेशन अगर हो रही है तो आप ये करो, वरना अगर कोई क्रॉस फिल्टरेशन नहीं हो रही तो इसको 0 रखो। फिर हमने कहा कि सिलेक्टेड वैल्यू जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट पे जो भी वैल्यू जो सेलेक्ट हो वो पास ऑन कर दो इसमें। सही है। जब मैं इसमें वैल्यू को सिलेक्ट करूंगा तो पास ऑन हो जाएगी इसमें। सही है। और जब इसमें पास ऑन होगी तो आंसर आएगा 1 और जब पास ऑन नहीं होगी तो आंसर आएगा 0। फिर से बताता हूँ। हमने एक वेरिएबल बनाया। सही है।
वेरिएबल में हमने वेरिएबल को क्या किसके बराबर रखा, प्रोडक्ट कैटेगरी के सिलेक्टेड टेबल की, सही है। फिर हमने रिटर्न वैल्यू में क्या रखा, रिटर्न वैल्यू में हमने इसी प्रोडक्ट टेबल को क्रॉस फिल्ट्रेशन रखी और फिर हमने कहा ये असल एक्सप्रेशन है कि जब भी हम वैल्यूज इसको सेलेक्ट करें, सही है, वो पास ऑन हो इसमें, जब भी हम सेलेक्टेड वैल्यूज इधर जो भी सेलेक्ट करें, सही है, वो इसमें पास ऑन हो, और अगर पास ऑन हो रही है तो आंसर आए 1, और अगर वैल्यूज नहीं सेलेक्ट हो रही तो आंसर आए 0, और अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो जो है वो क्रॉस फिल्ट्रेशन 0 हो जाए। अगर यहाँ पे कुछ हो रहा है तो सही है, नहीं हो रहा तो आंसर 0 होगा, सही है। तो अब हमने हमारे पास जब हम सेलेक्ट कर रहे होंगे तो आंसर हमारे पास 1 या 0 आ रहा होगा होपफुली, सही है। इस मेजर को हम इसके जो है वो उसमें डालेंगे, क्या कहते हैं, अपना कंडीशन में। यहाँ पे हम जाते हैं, सही है, यहाँ पे हमने रूल रखा, हमने प्रोडक्ट कैटेगरी को रखा, हाईलाइट कॉलम किया, इसको इज इक्वल टू 1 किया और इसको कर दिया नंबर, और नंबर में इसको कर दिया रेड, और एक रूल हमने बना दिया 0 के लिए, सही है। सही है भाइयों, आज के लिए इतना काफी है, हैं? अब आप लोगों का होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है कि आपने जो वीडियो बनानी है वो इस पे और इस पे 10 फंक्शन ले लो। अब आपकी जाहिर सी बात है आपको सब समझ में नहीं आएगा, तो जो 10 फंक्शन है वो आप उस पर बना लो। एग्रीगेट फंक्शन भी हैं, लॉजिकल फंक्शन भी हैं, टाइम बेस्ड फंक्शन भी हैं, और उसको किस तरीके से करना है वो भी आप लोगों को बता दिया, सही है। तो उस पर आप लोग काम कर लो, कोई सवाल है, कोई चीज़ है तो पूछ लो, इसको हम करने जा रहे हैं।